सिद्धार्थ जी अपनी बात को आप पूरा करेंगे? यश फिर आपसे मैं जवाब लेती हूँ, बाकी मेहमानों के पास भी जाएंगे। तो पूर्णिमा जी, जो मैं बात कह रहा था, मैं उसको बस पूर्ण करते हुए इतना ही कहूंगा कि ये भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक नई आशा की किरण है कि हर प्रकार की ऐसी एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट, हर प्रकार का ऐसा एक स्ट्रेटेजिक टाई अप, और जो एक बदलता हुआ परिवेश और बदलता हुआ आउटलुक है, मुझे लगता है कि ये दुनिया में बहुत चीजों को जल्द बेहतर के लिए बदलने जा रहा है। और ये हम सबके लिए खुशी की बात है कि भारत इसके सेंटर पे है, भारत इसका नेतृत्व कर रहा है, और भारत के नेतृत्व में निश्चित तौर पर चीजें और बेहतर होंगी। ठीक है सिद्धार्थ, जल्दी से क्विक काउंटर क्वेश्चन। आशावादी होना बहुत अच्छी बात है और हम सबको आशावादी होना चाहिए, लेकिन स्ट्रैटेजी भी जाहिर की सरकार की तरफ से तैयार की गई होगी। और प्रधानमंत्री मोदी का दौरा जिस समय पर हो रहा है, जिस टाइमिंग पर हो रहा है, इसीलिए जापान दौरे को और चाइना दौरे को इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, स्ट्रैटेजिकली माना जा रहा है। क्या ये हमें ऐसा सोचना चाहिए, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का कोई भी विदेश दौरा, उसके बहुत से मायने निकाले जाते हैं और निकाले जाने चाहिए। इसके भी बहुत से मायने हैं। हम जिस रीजनल स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, या फिर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज से अपने बेहतर होते हुए रिश्तों की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर दुनिया के हर छोर पर इसका असर भी पड़ेगा। मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि डोमिनेंस का समय जा चुका है, बाइपोलर वर्ल्ड का समय जा चुका है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आज इस दुनिया में स्थापित है। भारत 140-142 करोड़ भारतीयों की लोगों की आशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। और ऐसे समय में जिस प्रकार का प्रधानमंत्री जी का विजिट, चाहे फिर जापान में हो रहा है या फिर चाइना में हो रहा है, और जो रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और जिस प्रकार के नए आयाम हमारे सामने खुल करके आएंगे, मुझे लगता है कि आप जिस दिशा में आप इसको सोच रहे हैं, निश्चित तौर पर भी बिल्कुल सोचा जाना चाहिए। और ये पूरी दुनिया देख रही है कि ये बदलता हुआ परिदृश्य अब उन पर भी कैसे फर्क करेगा। ठीक है यश, आपका जवाब लेते हुए एंड विद योर एक्सप्रेशंस, आई एम श्योर सिद्धार्थ की तरफ से जो कहा गया बीजेपी की तरफ से, आप उससे कंप्लीटली डिसएग्री करते हुए नजर आए। लेकिन आपको नहीं लगता कि 20 देशों का एक साथ एक मंच पर मौजूद रहना कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकल मैसेजिंग करता हुआ नजर आएगा? एंड इट इज इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। मतलब ये भारत देश के लिहाज से बहुत जरूरी है, वो जो भारत पर किसी भी तरीके की प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहा है या करने की सोच रहा है, उसको ये जानना होगा कि भारत की मजबूती क्या है। पूर्णिमा जी, आपने सिद्धार्थ जी से एक सवाल पूछा था जिसमें कहा कि अगर हाँ तो कैसे। आपने ये नहीं पूछा कि और अगर नहीं तो कैसे नहीं, ये आपने पूछा ही नहीं। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि अभी कुछ ही समय पहले जब अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद एक दूसरे इवेंट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री मिले थे। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने मरे हुए नागरिकों के बारे में सवाल पूछा था। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ना तो अपने देश के कोई सवाल का जवाब देते हैं, ना कहीं और का दे सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में हम जो देख पा रहे हैं वो सिर्फ ये है कि यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी वहां पे कल्चरल प्रोग्राम देखने गए? मुझे तो नहीं लगता। असली जो निर्णय हैं, जो हमें फायदे की बात है, वो क्यों नहीं दिख रही हमें? वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि जब हमने अमेरिका में जाके हमारा क्या वो माय फ्रेंड दोलान क्या था, वो जो कुछ भी किया, उसका नतीजा तो देख लिया हमने। अब यदि हमारा नेतृत्व सशक्त होता तो उस पॉलिसी के खिलाफ या तो स्पष्ट रूप से खड़ा होता, या जो ट्रंप ने इतनी सरेआम कईयों बार हमारे सामने बोल बोल के हमारे देश के प्रधानमंत्री पद को चैलेंज किया है। नरेंद्र मोदी जी को तो ठीक है, वो तो एक व्यक्ति हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री पद, उसका जवाब ये सरकार जरूर देती, वो भी नहीं दिया। अब यदि मान लीजिए 15 दिन बाद जापान और चीन भी कुछ टेढ़े चल दिए, क्योंकि हमारा एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट था वो भी अटका हुआ है। अब तो जापान जिसने लोन दिया था उसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है सिवाय वो पैसे वाले इंटरेस्ट के। तो अगर 15-20 दिन बाद खबर आई तो अब ये अगली विदेश यात्रा कहां करेंगे वो भी बता दीजिए। कुल मिला के बात यह है कि इस समय देश में जो उनके खिलाफ विरोध उठ रहा है और जो खुलासा हो रहा है वोट चोरी के कारण, उसके कारण वो यहां तो किसी से कोई बात कर नहीं पा रहे, इसलिए विदेश चले जाते हैं हर कभी। अच्छा होगा कि वो विदेश में बैठ के ये जरूर सोचें कि वापस आने के बाद जो फिर से विरोध मिलेगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट और वो सारी समस्याएं छोड़ के बार बार निकल जाते हैं, उसका जवाब यदि है तो ठीक, और नहीं है तो क्या करना है वो वहां बैठे बैठे सोच लें। बैठे बैठे ये कल्चरल प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ टाइम पास ही हो जाएगा, कुछ तो करें। क्या होता है, हमने अभी कल देखा, वो एक कोई महिला खड़ी हो गई, वो कह रही बाप टाइप फिगर। ये तो पहली बार सुना है जीवन में, बाप टाइप फिगर। उनको सैल्यूट भी किया उन्होंने। ये क्या सुन रहे हैं हम? ये प्रधानमंत्री के स्तर की बातें हैं क्या
कि हम उनको यहाँ वहां नाच गाना देखते हुए खुश हों कि वाह, हमारे प्रधानमंत्री के जी स्तर की कल्चरल प्रोग्राम देख रहे हैं। बातें कांग्रेस ना ही करे तो बहुत अच्छा है, खासतौर से जो बिहार में हुआ उसके बाद तो कांग्रेस को मुझे लगता है नहीं, कोई नैतिक उसका तो अधिकार खुलासा हो गया प्रधानमंत्री पूर्णिमा जी, स्तर को उसका लेकर खुलासा करने तो वाली हो बात गया। है यदि नहीं। वो- यश यदि वो गलती कांग्रेस की नहीं, होती फिर इसमें पूर्णिमा बहुत ही जी, दोहरा तो रवैया बीजेपी दिखता है ना। कानूनन आगे बढ़ती। प्रधानमंत्री बीजेपी के लोग हमारे स्तर को सदाकत अगर आप आश्रम लोग पे हमला नहीं समझते, करते। वो उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री के स्तर को समझने की अगर नैतिक समझ होती कांग्रेस में तो ना तू तड़ाक की भाषा होती यश, ना गाली गलौच होती, ना अगर अपशब्दों का प्रधानमंत्री को खुद इस्तेमाल को ये होता, समझ होती ना पूर्णिमा स्वर्गीय जी, तो ये माता नौबत के आती लिए ही नहीं। इस्तेमाल किए ये गए उन्हीं के स्तरहीन आदमी ने शब्द करवाया होते है और जिसको भाषा की सुनाना भी मर्यादा बहुत भी इन्हीं मुश्किल हो जाता प्रधानमंत्री है। ने गिराई है जब पूर्णिमा मैंने जी। आपसे सवाल पूछा तो मेरा सवाल पूछने का मकसद साथ साथ ये भी था कि कुछ कंस्ट्रक्टिव शायद आपकी तरफ से यश बताया जाए, तो ये लेकिन सरकार आप तो नाच पहले गाने में constructive उलझे हुए पूर्णिमा हैं, जी। प्रधानमंत्री के विदेश दौरों में आप उलझे हुए हैं। ऐसा कहाँ लगता उलझ है जाए कि बताइए? ऐसा लगता है कि मणिपुर एक दौरे में सैडिस्टिक उलझ प्लेजर जाते में हैं, है तो वो हुआ कांग्रेस नहीं इस है अभी वक्त। तक। ऐसा लगता है कि एक सैडिस्टिक प्लेजर में है कांग्रेस। ये आपकी पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। विपक्ष में है तो जाहिर है कि सैडिस्टिक प्लेजर आप लोग लेंगे, पूर्णिमा जी, लेकिन sadistic बात है, देश 2.5 की साल है, तक मणिपुर को बात जलते हुए देश की देखना। है। और अगर कंस्ट्रक्टिव आप कुछ 2.5 कहते तो साल बड़ा तक अच्छा मणिपुर लगता, को जलते हुए बहुत देखना अच्छा लगता अगर sadistic कुछ है पूर्णिमा कंस्ट्रक्टिव आप जी। कहते तो बहुत अच्छा लगता अगर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कहते। देखना और ठीक कुछ नहीं करना। है, ओझा साहब sadistic जरा मैं है। आपको लाती हूँ, ओझा साहब मैं आपको लेकर आती हूँ, और क्योंकि आप जाहिर है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर आप प्रतिक्रिया शायद ना देना चाहें, लेकिन फिर भी ज्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए, इस नैरेटिव पर जो अपोजिशन पार्टी बिल्टअप करती है, या जो ठोस प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों से निकलकर सामने आता है, स्पेशली अगर जापान को समअप करते हुए, या चीन में जिस तरीके की हमें उम्मीदें। और मैं फिर इस बात को कहती हूं कि जब जब हम चीन की बात करते हैं तो हमें बहुत अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। चीन के इतिहास को देखते हुए बहुत अलर्ट तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, एक संतुलन बहुत जरूरी है। देखिए, मेरा मानना है कि जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, ओझा सर, अनफॉर्चुनेटली आपका ऑडियो सर आज ठीक नहीं आ पा रहा है, एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं आपके एक्सपर्ट्स कमेंट से दर्शक भी सर वंचित रह रहे हैं। मैं एक बार इसको और करेक्ट करवाती हूँ सर, विद योर परमिशन ओझा सर। मैं इसको एक बार फिर से करेक्ट करवाती हूँ, प्लीज इसको ठीक से चेक करिएगा, फिर उसके बाद सवाल लेती हूँ मैं ओझा सर से। इसी बीच में शरद कोहली साहब आपके पास आते हो, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से मैं बात करती हूँ, क्योंकि कल जो हमारा जीडीपी परसेंटेज आया वो अनुमानित से भी ज्यादा आया। वो भारत के लिए एक रूस को विकल्प के तौर पर किस तरीके से देखा जाए, और प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को जापान के बाद चाइना, और चाइना में रूस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात, व्लादिमीर पुतिन से भी चर्चा, और शी जिनपिंग से भी बायलैटरल टॉक। नमस्कार पूर्णिमा, नमस्कार। आपको, मेरे सह पैनलिस्ट को, भारत 24 के सभी दर्शकों को। बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे समय में हो रही है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरा ये टैरिफ ड्रामा चलाया हुआ है और 50% भारत और ब्राजील पे लगा दिया है। मैं ये कहूँगा कि राष्ट्रपति ट्रंप काफ़ी हद तक हमें उनका इस मामले में शुक्रिया करना चाहिए कि हमारी और चीन की नज़दीकी फिर इस कारण से बनी। एक हिंदी चीनी भाई भाई बहुत पहले एक नारा दिया जाता था, बहुत साल पहले। कुछ अब ये भाईचारा दिख रहा है। हालांकि मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा कि हमें चीन पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन अपने इंटरेस्ट में काम करता है, और चीन की जो एक्सपेंशनिज्म की नीति है वो नीति हमेशा बनी रहती है, तो उससे हमें ध्यान से चलना चाहिए। पर फिलहाल अच्छा, अजीत डोभाल साहब वहां गए, उसके बाद वांग यी यहाँ आए, प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच गए। RIC पूर्णिमा, जिसको हम रशिया, इंडिया, चाइना कहते हैं, और SCO ले लीजिए, ब्रिक ले लीजिए। अगर मैं SCO और ब्रिक को एक साथ मिला के देखता हूं तो हम ब्रिक्स नेशन भी ले लेते हैं, हम सेंट्रल एशिया के नेशंस भी ले लेते हैं। बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। करीब करीब 50% दुनिया की GDP, 50% दुनिया की आबादी और 40% के आसपास GDP इसमें कवर हो जाती है। और ऐसे माहौल में इसमें एक चाल डोनाल्ड ट्रंप खेल सकते हैं। जैसे ही उनको पता लगेगा, पता तो लग ही चुका होगा, भारतीय प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए हैं, उन्होंने चीन पे अभी टैरिफ पूर्णिमा रोके हुए हैं। आपको याद होगा 3 महीने के लिए उन्होंने उस पर मॉरेटोरियम लगाया हुआ है। हो सकता है वो कोई ऐसी चाल चलने की कोशिश करें जिससे भारत और चीन की जो नजदीकी बन रही है, इस नजदीकी में वो फर्क लाने की कोशिश करें। परंतु भारत, चीन, रशिया अगर एक साथ आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा चुनौती होगी अमेरिका के लिए। और मैं समझता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब की रात की नींद इस समय पूरी आएगी नहीं, क्योंकि ये ऐसी ताकतें जुड़ रही हैं जो कि वो नहीं चाहते थे कभी भी जुड़े, पर उन्होंने भारत से ये दूरी बना ली, और ये दूरी उनको बहुत महंगी पड़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जहां तक भारत के टैरिफ लगाने की बात है पूर्णिमा, हमें एक झटका लगेगा। हालांकि 14 अक्टूबर तक एक कोर्ट ने टाइम दिया है ट्रंप साहब को अपील करने के लिए। आपको पता होगा एक अपील कोर्ट ने उनके निर्णय को इलीगल ठहरा दिया है, परंतु अभी टैरिफ को रोका नहीं है। उन्होंने कहा आप अपील कर लीजिए, वहां का जो फेडरल कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें लेकिन अपील कर ट्रम्प लीजिए। तो कोर्ट को भी बायस बता चुके हैं ना सर। वो तो बायस बता चुके हैं। तो अगर 14 अक्टूबर को ये रिवर्स हो जाता है तो मैं समझता हूं समस्या का समाधान निकाय, पर किसी वजह से अगर नहीं होता है तो भारत इसके लिए विकल्प पहले से ही ढूंढ रहा है। भारत दूसरे देशों से बात चल रही है, सारी की सारी एक्सपोर्ट एसोसिएशंस, एक्सपोर्ट काउंसिल्स दूसरे देशों से बात कर रहे हैं। जीएसटी का रिफॉर्म 3 और 4 तारीख की जीएसटी काउंसिल मीटिंग में आने वाला है। उसके अलावा एक्सपोर्ट क्रेडिट की बात की जा रही है, कैश हेल्प की बात की जा रही है। तो मुझे लग रहा है चारों तरफ से हम इस समस्या का समाधान पा रहे हैं। कुछ समय के लिए जरूर दिक्कत आएगी अगर ये 14 अक्टूबर को जो वहां का फेडरल कोर्ट है उसको रिवर्स नहीं भी करता है। हालांकि वो कर देता है तो ट्रंप साहब के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, परंतु हम विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं एक छोटा सा कमेंट पूर्णिमा करना चाहूंगा। हमारे जो माननीय प्रवक्ता हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, कांग्रेस के यश, जब भी कोई प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल से जाते हैं तो ये कोई भी प्रधानमंत्री उनको एक कल्चरल वेलकम दिया जाता है। जो बिजनेस होगा उन्होंने कहा खाली कल्चरल के गए तो कल का ठीक है सर।